हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम डिफेंस एकेडमी। मैं हूं प्रियंका चौधरी, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम फिर से एक नया लेके आए हैं टॉपिक, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और इसमें क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम में। अगर आपको आता है तो विद इन 5 सेकेंड्स वो सॉल्व होता है क्वेश्चन, नहीं आता तो आपको स्किप करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी। जैसे डायरेक्टली ये पूछ लेंगे कि कोई भी एलिमेंट कंपाउंड डाल देंगे, उसका नाम पूछ लेंगे या उसका कॉमन नेम देंगे और वो पूछ लेंगे कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वाला है। थोड़ा और स्टेप अहेड अगर अपन जाएंगे तो वो प्रिपरेशन पूछ लेंगे कि इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होता है, या उस पूरे प्रोसेस को प्रिपरेशन के मेथड से पूछ लेंगे कि इस मेथड को क्या बोलते हैं, किस मेथड से ये प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके का आज सेशन रहने वाला है। क्वेश्चंस आज 30 नहीं 39 क्वेश्चंस है, बट क्योंकि शॉर्ट एंड क्रिस्प है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का शुभारंभ करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, मेटल्स इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा अगर आपको इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होगी। तो मैं आपको बहुत छोटी सी, वैसे तो रिएक्टिव सीरीज़ आप अगर बुक में देखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी, उसमें सारे मेटल्स और वो सब डाल देते हैं, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा आपको इसको आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। बीच में जैसे हाइड्रोजन डाल देते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है उससे क्वेश्चन लिया गया है। सबसे कम रिएक्टिव होता है हमारा प्लैटिनम ऑब्वियसली, फिर होता है हमारा गोल्ड, फिर आता है सिल्वर, सिल्वर के बाद में ये हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कॉपर। कॉपर से जस्ट थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इसमें हमने क्या पूछा है, आयरन Fe, और इससे भी थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो जिंक आ जाएगा। राइट, हमने बुक्स वगैरह टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कॉपर और जिंक का दिखाते हैं, जिसमें जिंक जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। राइट, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। यहाँ पे ऑप्शंस में ही इन्होंने इतना क्लियर कर दिया है, क्योंकि प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर ये तीनों बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, एकदम रिएक्टिव सीरीज़ में नीचे पाए जाते हैं। तो सिंपल अगर हमें एलिमिनेट भी करेंगे ना तो भी हमें राइट आंसर पता चल जाएगा कि लोहा, दैट इज़ आयरन। आयरन इसका राइट आंसर है। तो कॉपर को आयरन डिस्प्लेस करता है, और अगर एक स्टेप और अगर हम आगे जाएं तो जिंक भी है इसके अंदर आंसर में। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान पहले से पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन अमोनिया। इसको मैं स्टार मार्क करूँगी, ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा सा विस्तार से भी इस क्वेश्चन को लेंगे, क्योंकि इसके लिए जल्दबाजी करने में कोई समझ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, यानी कि 3 इसमें से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। पहले ये क्या पूछ रहा है उसको हम एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल रिगार्डिंग द सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन अमोनिया। तो कोई भी मेटल ले लेते हैं, फर्ज कीजिए मैंने सोडियम ले लिया है ना सॉलिड में, प्लस इसको किसके साथ, अमोनिया के साथ कर रहे हैं। अमोनिया क्या होती है, गैस। अब इससे ये बोल रहा है कि इसके सोल्यूशन से इनको जब हम मिक्स करते हैं जो सोल्यूशन बनता है उनमें से कौन सा इनमें से गलत बात कही जा रही है। तो बेसिकली ये इस तरीके 6 रहता है ये। वैसे इसको अभी हम नहीं भी करेंगे, इसका वो बैलेंसिंग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब इससे बनता क्या है वो बताती हूँ। एक तो बनता है सोडियम के साथ में 6 NH3 अमोनिया यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, और ये हमारा होता है कटायन। थोड़ा सा खोल के इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये कटायन है ना, पॉजिटिव चार्ज। और इसी के साथ एक और चीज़ बनती है जो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ में भी वापस से 6 अटैच कर देते हैं अमोनिया, और ये जो हमारा बना है ये बना है अनायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर आता है माइनस चार्ज, यानी बेसिकली इसमें एक प्लस चार्ज भी है, एक माइनस चार्ज भी है। तो जब भी प्लस माइनस चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होगी उसमें से, यानी कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगा। राइट, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों है। माइनस किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन फॉर श्योर। प्लस चार्ज होगा हमारा जो मेटल है सोडियम। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ वरना समझ में नहीं आएगा। आप इसको लिख सकते हैं ना, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं कोई चीज़। तो ये रिएक्शन थी, रिएक्शन में क्या बनता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं।
द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज़ ब्लू। दिस इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली राइट। जो सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू कलर हो जाता है जैसे ही मेटल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, इट इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो डायामैग्नेटिक यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, पेयर्ड अप है, राइट, दोनों पेयर्ड अप है। लेकिन इसमें हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन अलग से बाहर निकला हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज जो है, तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है, यानी कि सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन है जो वहाँ पर प्रेजेंट है। और ये क्या दिखाता है कि ये पैरामैग्नेटिक in नेचर है, डाया नहीं। तो ये एक्चुअली जो सोल्यूशन हमारा है वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक नहीं। तो एक्चुअली राइट आंसर तो हमारा बी हो गया, जो कि फॉल्स है, बट हम और देख लेते हैं। कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, प्लस और माइनस का कैटायन एनायन है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ही होगी, सही बात है। और लास्ट है एल्कली मेटल्स आर सॉल्यूबल इन अमोनिया, तभी तो रिएक्शन हो रहा है, तभी तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो दे आर सॉल्यूबल। ब्लू कलर का ये सोल्यूशन होता है और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है इसमें से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। द मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने इसको देखा भी होगा कि ऐसा कौन सा मेटल है। आजकल एक्चुअली नॉन मेटल पूछ लेता है, वो भी मैं इसी में ही आपको क्लियर करके बता दूंगी। अगर हमसे मेटल पूछा है तो एक ही मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है और वो है हमारा मर्क्यूरी। बहुत आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अगर इन्होंने नॉन मेटल पूछ लिया कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो वो होता है ब्रोमीन। ये भी शायद आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें ये रिपीट हो जाएगा। तो मर्क्यूरी जो है वो मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, हाँ जी, अगेन अ स्टार मार्क क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा पुटअप किया है। इसको समझते हैं। मैं 3 रिएक्शंस लिखती हूँ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑक्साइड है वो बनता है जब पोटेशियम मेटल बहुत ज़्यादा एक्सेस एयर में उसको जब हम बर्न करते हैं। तो ये रहा हमारा पोटेशियम और एक्सेस, पहले ऑक्सीजन ले लेते हैं, एयर है, फिर लेते हैं K+O2, थोड़ा सा एक्सेस, मतलब इसमें जितना भी था उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और एक हम रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा है प्लस इसमें हीटिंग भी है, यानी बर्न भी कर रहे हैं हम, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में तो एक ही चीज़ पूछी है, लेकिन हो सकता है ना ये चीज़ भी तो पूछ सकते हैं, तो मैं तीनों बता देती हूँ। अगर पोटेशियम को सिंपल क्वेश्चन बोला है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो K2O बनता है विच इज़ पोटेशियम ऑक्साइड। इसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर -2 चार्ज होगा, जिसको हम नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट में ऑक्सीजन थोड़ा एक्सेस है, यानी कि ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ये होगा K2O2। K2O2 यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, -1, जिसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। ये हो गया नॉर्मल ऑक्साइड, ये है हमारा पर ऑक्साइड। और तीसरे केस में एक्सेस भी है प्लस हम बर्न भी कर रहे हैं, तो हमें KO2 यानी कि सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर -½ चार्ज है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी ज़्यादा है, तो सुपर डुपर है ना, एकदम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो सुपर ऑक्साइड हो गया। K2O2 यानी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो पर ऑक्साइड, और ऑक्सीजन पे तो -2 होता ही है, तो वो तो नॉर्मल कंडीशन। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बात है, बर्न भी कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ एयर भी है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, KO2। इजी, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। इजी क्वेश्चंस भी आएंगे डायरेक्टली 5 सेकंड में सॉल्व वाले भी, और कुछ ऐसे भी ताकि बैलेंस बना रहे। विच ऑफ द 4 कॉमन टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स यानी जो रेफ्रिजरेटर में डाले जाते हैं चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, तो इनमें से कौन सा, हाँ, रेफ्रिजरेंट हैज़ द हाईएस्ट ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल मतलब ओजोन क्या होता है, O3। ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन अब टूटकर O2 प्लस ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, ओजोन की जो मात्रा है हमारे इन्वायरमेंट में वो कम हो जाएगी, और ओजोन का डिप्लीशन मतलब यही कि उसकी कमी हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो सबसे ज़्यादा ये काम करने में सक्षम है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले तो ये भाई है क्या, CFC, HCFC, फिर HFC, LTC, अब इनके फुल फॉर्म ही नहीं पता होंगे तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
CFC आई थिंक ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कार्बन है, 2 क्लोरीन होते हैं और 2 ही फ्लोरीन होते हैं, ये CFC है। HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसमें हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन फ्लोरीन कार्बन। LTC पता नहीं क्यों इसमें ऑप्शन में डाल दिया, LTC इज एक्चुअली लो टेम्परेचर कंपाउंड्स, कुछ इस तरीके का, लो टेम्परेचर कंजम्पशन, लो टेम्परेचर केमिस्ट्री, काफ़ी इसके वो डालते हैं, बट ये तो वैलिड ही नहीं है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, जस्ट स्किप इट। तो CFC, HCFC, HFC, राइट आंसर इज CFC। CFC में क्या होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं। ये हमारा CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब होता क्या है, जब ये रेफ्रिजरेंट गैस है हमारी एनवायरनमेंट में होगी, सनलाइट ऑब्वियसली प्रेजेंट है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब इसमें क्या होगा, जो एक क्लोरीन है ना, उसका बन जाएगा रेडिकल। ये क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो गैस है वो एक फ्री क्लोरीन छोड़ देती है एनवायरनमेंट में, और ये जो फ्री क्लोरीन है ये हमारे ओजोन के साथ में रिएक्शन कर देती है, और O2 यानी अब O3 तो बचा ही नहीं, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में, और प्लस एक जो ऑक्सीजन है वो Cl के साथ में जुड़ जाता है और ClO बना देता है। और ये रहा हमारा जो O3 है वो अब डिप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, अब रहा ही नहीं, और देर इज़ नो वे गोइंग बैक, वापस से इस प्रक्रिया को हम उल्टा नहीं कर सकते। तो जितनी भी ओजोन है अगर वो एक बार ख़त्म हो गई तो वो वापस हमें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो फ्रिज से जो रेफ्रिजरेंट्स निकलते हैं, CFC सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है, एयर कंडीशनिंग जो होते हैं हमारे ACs वगैरह, उसमें ये पाया जाता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा घातक चीज़ है। द ओनली नॉन मेटल फाउंड इन, आ गया वही क्वेश्चन, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉन मेटल ब्रोमीन, और आप अगर एलिमिनेट भी करें ना तो देखो ये मेटल है, मरकरी भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, मेटल नॉन मेटल कौन सा बचा, फिर ब्रोमीन ही बचा। तो ब्रोमीन जो है वो इकलौता नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल्स आर जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू विच ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। हाँ जी, तो जो नॉन मेटल्स हैं, हाँ हमें पता है, हम जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में मेटल्स होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स में ये चीज़ देखी जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सिंपल शब्दों में कि कोई भी एटम जो होता है उसकी क्षमता मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी कि उस टू अट्रैक्ट अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे सबसे आखिरी में जो होता है वो तो नोबल गैसेस हैं, गैसेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सो जस्ट पहले 17 ग्रुप आता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ये होता है ना। तो जो हमारा फ्लोरीन है हमें पता है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ये थोड़ा सा कम है, फिर ये कम ऐसे करके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ है वो धीरे धीरे कम होती है, यानी सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम इसको साइज़ में बात करें तो ये बहुत छोटा होता है, इससे थोड़ा बड़ा ये होता है, फिर ये बड़ा और ये बड़ा। क्यों? क्योंकि शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, KLMN, जैसे पीरियड बढ़ेगा, 1 2 3 4 पीरियड्स बढ़ेंगे। ये कौन से पीरियड में आता है? सेकेंड पीरियड में। जैसे ही पीरियड बढ़ेगा उसका शेल, मतलब एटम है ना, ये शेल्स होते हैं, जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे साइज़ भी बढ़ा गया। तो फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज़ है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या हमारा जो आंसर है इसके लिए एकदम सही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एटॉमिक नंबर से भी कोई लेना देना नहीं है, आयनाइजेशन से भी नहीं है, स्मॉल एटॉमिक रेडियस यानी कि उसका छोटा साइज़ जो है उसका लेना देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। एक स्टेप और आगे जाके मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नंबर्स बता देती हूँ। फ्लोरीन पॉलिंग स्केल, अगर आपने सुना होगा, पॉलिंग स्केल का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने के लिए। तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की 3.98 होती है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 4 बोलते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। क्लोरीन की
3.5 और जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये घटती चली जाएगी, राइट। तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली कैसे होता है, ये एक बिल्कुल गलत इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर दिया है। उदासीन मतलब न्यूट्रल इंग्लिश में, है ना, न्यूट्रल बोलते हैं ना, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, कोई भी नॉन मेटल पकड़ लो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर, इनके ऑक्साइड्स यानी कि इनके साथ अगर हम ऑक्साइड्स को जोड़ देंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, नाउ इट कुड बी SO2, इट कुड बी SO3, इट कुड बी H2O3, इस तरीके से भी ये चलते हैं ना। तो ये पूछ रहे हैं कि ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स के कैसे होते हैं, तो वो हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एसिड रेन के बारे में सुना होगा आपने ना, एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं जो पानी के साथ घुलते ही ये H2SO4 मतलब एसिडिक बना देते हैं उस पानी को। वो एसिडिक क्यों बन रहा है, क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुत एसिडिक है। तो जैसे ही ये वाटर के साथ मिलते हैं, वाटर को एसिडिक बना देते हैं और इसीलिए हम उसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन का जो कारण है वो ये दो ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स, और ये नॉन मेटल्स हैं हमारे, इनके ऑक्साइड्स क्या हुए, एसिडिक इन नेचर। Which of the following metals can easily react with water? अच्छा, पानी के साथ इनमें से कौन सा है जो आराम से रिएक्ट कर जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जिससे आगे के 3-4 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा सब्र रखेंगे। देखिएगा, जब भी ऐसी रिएक्टिव चीज़ के बारे में बात करें ना कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ये वो आगे आएंगे 3-4 क्वेश्चन। तो ये हमारा S ब्लॉक है। जनरली S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं। अगर हम P ब्लॉक में चले जाते हैं तो वहाँ इतने रिएक्टिविटी उनकी ख़त्म हो जाती है, इतनी नहीं रहती। तो मेटल में ही होती है, S ब्लॉक में ही होती है। और उसमें भी S1 ये मतलब हमारा एल्कलाइन मेटल्स है, S2 एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आपको ऐसे चलना है बस नीचे से ऊपर, सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम और फिर होता है मैग्नीशियम। ये रिएक्टिविटी ट्रेंड होता है। अब इन जो हमें ऑप्शन दिए हैं, देखिए पोटेशियम है, लेड तो होगा ही नहीं, जिंक भी नहीं है, एल्यूमिनियम भी P ब्लॉक का है। आप इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि बाकी जो हमारा पोटेशियम है सिर्फ ये S ब्लॉक का है, बाकी सारे S ब्लॉक के बाहर के हैं, है ना, P के हैं, D के हैं, वो है। तो यहीं से हमारा आंसर A आ जाता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर हम एलिमिनेट भी करें हमारे ऑप्शंस को कि 3 ऑप्शंस एक जैसे से हैं और एक एकदम अलग सा है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, जो अलग सा है। और ये कंसेप्ट है आगे इस्तेमाल होगा, क्योंकि आगे हमें सारे एलिमेंट्स ना S ब्लॉक के दे देंगे, फिर बोलेंगे अब बताओ सबसे रिएक्टिव, तो ऐसे करना है, बना दिया नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ये थोड़े कम, तो KNaCaNG, राइट। आगे बढ़ते हैं। डैश मेटल रिएक्ट्स विगरसली विथ कोल्ड वाटर। आगे वही क्वेश्चन, देखो ये P ब्लॉक का, इसको छोड़ दो, जिंक भी छोड़ दो, पीछे बचा Na एंड कॉपर, कॉपर भी छोड़ दो, ये भी है नहीं S ब्लॉक का, पीछे कौन सा बचा, सिर्फ Na, सोडियम। एलिमिनेट करो उसके ऑप्शंस, लास्ट में जो बचता है वो हमारा आंसर है, सोडियम है। तो बहुत ईजी था। और भी क्वेश्चंस हैं वैसे इसके आगे। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सबसे पहली बात, अब ये क्वेश्चंस आ गए इस टाइप के, बहुत हैं ये, इसमें आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा भी सेम यही चीज़ है, बिल्कुल घबराना नहीं है, पाउडर हो सोडा हो सोडियम बाई एक ही चीज़ है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे आप। वॉशिंग सोडा सिंपल सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम के साथ H आ गया, यहाँ पे 2 आएगा, H आ गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट,
बी से बाइकार्बोनेट, बी से बेकिंग। तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा में H आ जाता है, और सिर्फ वॉशिंग सोडा होगा तो सोडियम कार्बोनेट। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किसके मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें देखिए, आपको अगर जब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो बनता किस चीज़ से है, मतलब पहले तो फार्मूला के बाद अब ये बनेगा किस किस को मिक्स करेंगे तो ये बनेगा। पर यहाँ पर आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया है, क्लोरीन पूछ लिया है और आपको फार्मूला आपको पता है। तो अब आप देख लो खुद ही कि क्लोरीन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ एक ऑप्शन में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, बाकी किसी में तो क्लोरीन है ही नहीं, एलिमिनेट। आंसर इज सी। बट फिर भी मैं आपको इसका जो प्रिपरेशन मेथड है वो बता देती हूँ कैसे बना है ये, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, या लाइम वाटर भी बोलते हैं। लाइम वाटर स्लेक्ड लाइम एक ही है, प्लस प्लस क्लोरीन क्या है, गैस है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम प्लस क्लोरीन गैस जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, इनको जब हम मिक्स करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, प्लस अब जो भी बाकी बचा है H2O वाटर मिल जाएगा, है ना। इजी, ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। क्लोरीन गैस इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट एक स्टेप आगे अगर हम बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्लोरीन के अलावा और क्या चाहिए होता है, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत को ज़रूरी है वो याद करना। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन बायोगैस प्लांट। बहुत पढ़े होंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। बायोगैस के 3-4 ही गैसेस याद रखने होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा होता है मीथेन गैस रिलीज़ होती है, CO2 होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। लेकिन ये देखो, अगर हम एलिमिनेट वाला मेथड यूज़ करते हैं तो उससे हम कैसे आंसर निकालेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो CO2 तो निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी पॉइजनस गैस है, कितनी टॉक्सिक गैस है। इससे मतलब इट इज़ वेरी लीथल, इंसान ख़त्म हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो आप खुद सोचो, बायोगैस जो बहुत ही बायोलॉजिकल तरीके से हम अगर कोई गैस बना रहे हैं तो उसमें CO अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो तो कितनी घातक चीज़ है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बिल्कुल कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि CO गैस बायोगैस में निकलेगी, वरना कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी वो। तो CO जो है वो नहीं होती है बायोगैस, सबसे ज़्यादा मीथेन की कंसंट्रेशन होती है और फिर बाकी सारी गैसेस। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। पहले तो ओजोन O3, राइट। O3 तो मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? 3। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन क्लोराइड। आ गया वो डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, या तो डिस्प्लेसमेंट वाला आ जाएगा या ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने आपको याद करवाई थी, प्लैटिनम सबसे कम, फिर आपका Au गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर आपका हाइड्रोजन, फिर कॉपर, आयरन एंड जिंक। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्प्लेसेस आयरन। ये पूछ रहा है आयरन को डिस्प्लेस यानी कि उसको हटा कौन सकता है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो हटा पाएगा, नीचे वाले तो नहीं हटा पाएंगे। तो आयरन से ज़्यादा पावरफुल कौन है? जिंक। सिल्वर भी नीचे, ये रहा सिल्वर नीचे आ गया। जिंक ये हमारा राइट आंसर है। टीन नहीं है, ये टिन है। टिन इज Sb, सॉरी Sb इज एंटीमनी ना, टिन SN इसको रहने देते हैं, टिन। और लेड इज, तो लेड टिन ये तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। Fe से ऊपर फिर अपना जिंक ही आता है। तो राइट आंसर इज जिंक। वापस रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन पूछा है, ऊपर नीचे करके घुमा फिरा के पूछ लेंगे। मैंने तो बस 4-5 ही इसमें एलिमेंट्स डाले। रिएक्टिविटी सीरीज आप पूरा चेक, उसका एक वो भी है, एक ट्रिक भी है उसको लर्न करने का। जैसे हम पीरियोडिक टेबल लर्न करते हैं वैसे उसको लर्न करने का भी ट्रिक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स क्विकली विथ कोल्ड वाटर। वापस रिएक्टिविटी से पूछ लिया और मेटल पूछ लिया। मेटल मैंने वो बताया था नीचे से ऊपर सिर्फ S ब्लॉक वाले, तो जो S ब्लॉक वाले नहीं हैं उनको हटा देते हैं।
एक ही ऑप्शन बचा, एलिमिनेशन मेथड। जो भी आपको तीन एक जैसे लगे ना तो हट ही गए। चौथा जो सबसे थोड़ा अलग है, तो ये चीज़ें हम कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं, ये तीनों पी ब्लॉक के हैं और ये इकलौता बेचारा एस का है, एस वाला ही अपना आंसर है। तो रिएक्ट क्विकली, पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, एस ब्लॉक का है। डज नॉट रिएक्ट, अब ये नॉट पूछ लिया इसने, थोड़ा घुमा दिया है, तो नॉट रिएक्ट विद कोल्ड या हॉट वाटर। तो एस ब्लॉक वाला तो रिएक्ट करेगा, सही बात है। तो सोडियम एस ब्लॉक का है, ये तो रिएक्ट करेगा, पोटेशियम भी करेगा, कैल्शियम भी करेगा। देखा ये तीनों एक वाले आ गए, एस ब्लॉक वाले आ गए, इकट्ठा झुंड बना लिया। एक पीछे क्या बच गया, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक वाला, तो ये रिएक्ट नहीं करता है। आंसर हमेशा सिर्फ इंटेलिजेंट होना या बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली वो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी तो हम स्मार्टली भी अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड फॉर्म। अच्छा, मेटल कौन सा है जो लिक्विड में, अभी तो बताया था आप लोगों को, मर्करी। और कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड में है, ब्रोमीन। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, हाँ जी, ये भी शायद मैंने अभी एक क्वेश्चन में समझाया था। एक तो होता है ऊपर से नीचे जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, एक होता है लेफ्ट से राइट जिसको हम बोलते हैं पीरियड। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी यानी जो मेटल्स है वो बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो नॉन मेटल्स बढ़ेंगे, क्योंकि साइज़ छोटी हो रही है। जितनी साइज़ बड़ी होगी उतना वो मेटेलिक होगा, जितनी साइज़ छोटी होगी उतना वो नॉन मेटल होगा। तो ऊपर से नीचे साइज़ बड़ी हो रही है, मेटल है, लेफ्ट से राइट साइज़ छोटी है इसलिए नॉन मेटल। तो अब देखो हमसे पूछा है कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंक्रीज किस ट्रेंड में इंक्रीज होती है, मैग्नीशियम टू बेरियम। मैग्नीशियम किस में आ जाता है हमारा, एस ब्लॉक में, S2 वाला है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो मैग्नीशियम टू बेरियम, यानी ये मैग्नीशियम है ये बेरियम है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक थोड़ी हो, तो मेटेलिक इंक्रीज होगा, गलत। पोटेशियम टू सीजियम यानी S1, यानी कि S1। पोटेशियम टू सीजियम, ये रहा हमारा पोटेशियम, ये रहा हमारा सीजियम। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, फिर से ये तो मेटेलिक हो गया, गलत है। फ्रॉम ऑक्सीजन टू सेलेनियम, यानी ऑक्सीजन फैमिली आ जाओ, ऑक्सीजन से सेलेनियम, ये भी ऊपर से नीचे। तीनों क्या हो गए, झुंड बना दिया तीनों ने एक जैसी वाली प्रॉपर्टी का, यानी पीछे तो लास्ट वाला बेचारा ये बचा सोडियम टू क्लोरीन। सोडियम हमारा ये रहा, क्लोरीन हमारा यहाँ पे हेलोजन फैमिली में, तो लेफ्ट से राइट हो गया, लेफ्ट से राइट हो गया तो नॉन मेटल हो गया। राइट आंसर इज डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव। अभी हमसे पूछा सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्टिव कौन सा है, क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये निकल, एल्यूमिनियम, लेड, तीनों अलग हैं। कैल्शियम बेचारा फंस गया एस ब्लॉक वाला। राइट आंसर। कितना इजी हो गया ना, कितना जल्दी हो रहा है एकदम से, रटने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन से होते हैं, बस ट्रेंड याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट मेलिएबल। मेलिएबल यानी कि जिसको हम आसानी से चपटा कर सके, थिन शीट्स में उसको लेके आ सके। याद दिलाती हूँ आपको, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था अल्फ़ा लाइट स्कैटरिंग वाला, है ना, उसमें उसने गोल्ड फॉइल यूज़ करी थी अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए। तो गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ की, क्योंकि वो बहुत मेलिएबल है, यानी उसको बहुत पतला किया जा सकता है, तो मेलिएबल यानी वो। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास, जिंक, सोडियम, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। तो गोल्ड से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता सिल्वर है, सिल्वर को हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज सी। अगर गोल्ड होता तो 100% गोल्ड करते। स्टोर्ड इन केरोसिन, कौन सा मेटल है जिसको केरोसिन में डाला जाता है। देखो गोल्ड तो नहीं, इट इज़ सोडियम। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। सोडियम क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे एक पोटेशियम हो गया, पोटेशियम जस्ट ऊपर सोडियम है,
तो वो इतना रिएक्टिव होता है कि अगर उसको ऑक्सीजन मतलब एयर के कांटेक्ट में आया, और एयर में थोड़ा सा मॉइस्चर तो होता ही है, तो अगर एयर और वाटर के कांटेक्ट में आया तो सोडियम क्या होता है, एक्सप्लोड कर देता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, जल जाता है। तो इसीलिए इसको हम कभी भी सोडियम को ऐसे एयर टाइट कंटेनर में नहीं बंद करते, उसको केरोसिन में डालते हैं, क्योंकि केरोसिन से एक तो वो रिएक्ट नहीं करता है और वो बचा रहता है ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आने से। इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन। कौन सा मेटल है जिसको हम इजीली चाकू से काट सकते हैं? बचपन में ही ये टेक्स्ट बुक्स में पढ़ लिया होगा ना, सोडियम बड़ा ही सॉफ्ट सा होता है, ये आराम से जैसे मक्खन काटते हैं ना अपन बटर वाले नाइफ से, वैसे सोडियम जो है ये आराम से कट जाता है। ओके, डज नॉट एक्ट एज बोथ अ मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु दोनों ही ये कह रहा है कि डज नॉट एक्ट एज बोथ, यानी कि एक तो होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ है उससे मिलता जुलता है, तो उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स, उपधातु बोलते हैं उसको, है ना। तो जो मेटलॉइड्स है वो क्या होते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। पर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है। तो बेसिकली हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल और केवल 7 ही है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल 7 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड्स हैं, जो सारे पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। अभी बता देती हूँ, रटने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार मैं पी ब्लॉक बना देती हूँ। इस तरीके से जिगजैग लाइन होती है जो सेंटर से जो जा रही है, ये तो है ही 1 2 3 4 5, ये 5 तो है ही। अब जिगजैग कैसे बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ कुछ बुक्स में पोलोनियम भी दे देते हैं, बट ये डिपेंडिंग अपॉन द ऑथर, पोलोनियम कुछ में रहता है कुछ में नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए एलिमिनेट रख रही हूँ। पर बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, एस्टेटिन, एंटीमनी, टेलुरियम एंड एस्टेटिन, ये जो आर्सेनिक, सॉरी हाँ, ये जो 7 है ये केवल 7 मेटलॉइड्स होते हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों होता है। ये पूछ रहा है कि नहीं है ना। तो देखिए बोरॉन जो है वो तो है मेटलॉइड, आर्सेनिक, ये रहा आर्सेनिक, ये भी मेटलॉइड है। बिस्मिथ, बिस्मिथ बनाया नहीं मैंने, ये रहा बिस्मिथ, तो बिस्मिथ छूट गया, यानी बिस्मिथ हमारा मेटलॉइड नहीं है। और जर्मेनियम, जर्मेनियम का है, ये रहा जर्मेनियम, तो ये सारे मेटलॉइड्स हैं बिस्मिथ को छोड़ के। तो अगर मेटलॉइड नहीं पता होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इट इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ये तो सीधा सीधा जो डेफिनेशन है वहाँ से पुट कर दिया है क्वेश्चन कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, तो वो कंपाउंड होता है। ऑफकोर्स देखो एटम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अनडिवाइडेड है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। रेडिकल क्या है, एक तो होता है कटाइन, एक अनाइन, एक रेडिकल। तो रेडिकल जो है क्या वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को मिलकर बना है, ऐसा कुछ नहीं है। वैलेंसी, ये तो यहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठता वैलेंसी का, क्योंकि वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी एटम कितने बॉन्ड्स बनाने की क्षमता रखता है, उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर इज़ कंपाउंड। ये आई थिंक ईजी है, बहुत आसानी से आपको ऑलरेडी पता होगा बिना एक्सप्लेनेशन के भी। अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़, अच्छा हाँ देखिए दोनों में लिखा है ना, हिंदी इंग्लिश में, आपको जो बेटर लगे आप वो पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा इंग्लिश प्रेफर करती हूँ। अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिड, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ना पूछा जा सकता है। मेंडलीव फोकस ऑन द कंपाउंड्स मेड बाय विच एलिमेंट। तो मेंडलीव जो थे 3रे नंबर पर ये आए थे पीरियोडिक टेबल की, इन्होंने एक कुछ मॉडल बनाया था। तो पीरियोडिक टेबल का जो इन्होंने मॉडल बनाया उसमें इन्होंने 2 चीज़ों को बहुत फोकस में लिया था। वो 2 एलिमेंट कौन से थे, तो वो 2 एलिमेंट थे हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H एंड O,
H और O को उन्होंने बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस दी थी, बाकी सबको कोई उन्होंने इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। ये दो एलिमेंट्स जो थे ये इनके प्राइम फोकस में थे। अच्छा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट है जो सन पर उपस्थित होता है? सूर्य के जो एटमॉस्फेयर है, जो सरफेस है सूर्य का, उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? इसका सीधा सीधा आंसर है हाइड्रोजन। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डेटा, थोड़े फैक्ट्स बता देती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है वो हाइड्रोजन है, फिर 28% के आसपास हीलियम है, और फिर जो बाकी के जो 2% बचे इसके अंदर आप क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ये सब बाकी उसमें आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर हीलियम। अगर ये आपसे ऑर्डर पूछे तो इस तरीके से आप ऑर्डर भी बता सकते हैं। मोस्ट एक्टिव मेटल, वापस से वही क्वेश्चन आ गया है। देखो आयरन को तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, एस का नहीं है। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। अब थोड़ा सा हमें वापस वो सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इधर से ऊपर, इधर से ऊपर। सबसे पहले के, फिर Na। तो सबसे ज़्यादा है पोटेशियम। अगर ये ऑर्डर पूछता तो के, Na, Ca, Mg, हम इस तरीके से बता सकते थे। हाउ मैनी कैरेट्स इज प्योर गोल्ड? आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, इट्स रियली वेरी इजी। कितने गोल्ड में कितने कैरेट्स होते हैं? ये जिसने नहीं भी पढ़ी होगी ना उसको भी पता होगा। 24 कैरेट 24। बट क्या हम 24 कैरेट का गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मेलिएबल, उसको बहुत आसानी से डिफॉर्म करना, बहुत आसानी से उसका शेप चेंज करना होता है। तो 24 कैरेट प्योर गोल्ड उसको अपन बोलते हैं 99% टाइप का, तो वो हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो ऑर्नामेंट है, जो ज्वेलरी है, वो उसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है। इसलिए हम 22 कैरेट वाला यूज़ करते हैं, जिसमें थोड़ा सा हम दूसरे एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि थोड़ा सा वो हार्ड बन सके। बट प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट, अच्छा वापस रिपीट हो गया ना, कौन सा मेटल है लिक्विड? मर्क्यूरी। डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। तो देखिए मैग्नीशियम तो करता है ना, लेड, आयरन, एल्यूमिनियम। अब इसके अंदर में भी आयरन और एल्यूमिनियम करता है, लेकिन जो लेड है, आपने आज तक कभी भी लेड को वाटर के साथ प्लस H2 कभी ऐसी इक्वेशन देखी ही नहीं होगी, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेड बिल्कुल रिएक्टिव है ही नहीं वाटर को लेके, तो जो लेड है वो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। आयरन आपको मिल जाएगा, एल्यूमिनियम भी कुछ हद तक आपको, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और आयरन के साथ भी कुछ ना कुछ आयरन ऑक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड वैसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा, बट लेड के साथ कभी नहीं बनेगा। नो रिएक्शन अकर्स व्हेन स्टीम। अच्छा स्टीम क्या होती है ना, भाप। भाप क्या है? वाटर ही है, बस गैसियस स्टेट में, है ना। तो यहाँ पे सीधा इन्होंने वाटर नहीं लिख के स्टीम लिख दिया है कि नो रिएक्शन अकर्स व्हेन स्टीम पासेस ओवर। इसके साथ इनमें से कौन सा है जिसके साथ H2O मतलब वाटर इन गैसियस स्टेट रिएक्ट नहीं करता है? नो रिएक्शन अकर, कोई रिएक्शन नहीं होती अगर हम उस इनमें से किसको वाटर के साथ करते हैं। तो आयरन के साथ करेंगे तो होगा ऑफ कोर्स, रस्ट होता है ना ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, तो इसमें जंग लग जाता है। एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, कार्बन भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन कॉपर नहीं करेगा। कॉपर का वाटर के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो राइट आंसर इज कॉपर। इससे पहले भी एक क्वेश्चन जैसे इसके टाइप का था ना। सोर्स फ्रॉम विच आयरन इज ऑब्टेन्ड, हाँ इनमें से आयरन किस में से मिलता है? तो वापस से बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होगा। लाइमस्टोन इज आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये पिंच नहीं है, पिच ब्लेंड है ये, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या होता है आपका? यूरेनियम के साथ ऑक्सीजन, यूरेनियम ऑक्साइड। अब ये U2O3 भी हो सकता है, ठीक है, बट जनरल UO2 यानी यूरेनियम ऑक्साइड बोलते हैं। मोनेजाइट सैंड, मोनेजाइट सैंड, इसमें आपके जो लैंथेनाइट सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो इसके अंदर
लैंथेनाइट सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इट्स अ मिक्सचर। सैंड क्या है? मिक्सचर है। तो इसमें लैंथेनाइट सीरीज़ के आपके एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे। हेमेटॉइड नहीं है, ये हेमेटाइट है, ये इसकी राइट स्पेलिंग है, हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है? ऐसे तो पता ही नहीं, लेकिन ये तो पता है ना, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसी का ही नाम हेमेटाइट है, तो पता होना चाहिए हमें। तो कौन सा है जिससे आयरन हमें मिल सकता है? तो आयरन कहाँ है? आयरन ये रहा, राइट आंसर इज डी, हेमेटाइट। घुमा के दे दिया है, बस आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी करोगे तो ये आपको कंपाउंड्स पता होंगे कि उसका जो कंपाउंड नेम है, फॉर्मूला है, वो क्या है। मेटल यूज्ड इन मेकिंग रस्ट फ्री आयरन, यानी जंग नहीं लगे उस मेटल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो जनरली मेटल यानी अपना धातु। स्टील आपने देखा होगा ना, जो स्टील होता है जनरली रस्ट फ्री आयरन। हाँ, लोहे में जंग ना लगे तो उस लोहे में क्या ऐड किया जाता है? तो जनरली स्टील, जो मैं जो बोल रही हूँ स्टील है, स्टील का सबसे ज़्यादा कंपोजिशन स्टील में होता है क्रोमियम का। तो अगर हम क्रोमियम ऐड करते हैं तो उसके ऊपर जंग लगने के जो आसार है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए हम जनरली सीधा आयरन मतलब लोहा नहीं लेके स्टील वाले प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और स्टील में होता है क्रोमियम जो कि जंग नहीं लगने देता है। ओके, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पास होती है, इनमें से कौन सा है? डायमंड, सिल्वर, ग्रेफाइट, वुड। दो तो पहले ही एलिमिनेट हो गए देखते ही। डायमंड बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल भी नहीं। वुड, लकड़ी तो कतई नहीं, सपने में भी नहीं। सिल्वर बचा और ग्रेफाइट बचा, ये दोनों करते हैं। क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, देखो डायमंड और ग्रेफाइट में यही फ़र्क है, ग्रेफाइट में कार्बन के पास में एक स्पेस छूटा रहता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है ग्रेफाइट में, और उसे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है। लेकिन डायमंड में कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल होती है, तो कोई चांस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पास होने का। तो ग्रेफाइट में हाँ जी बिल्कुल, सिल्वर में बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेफाइट से भी थोड़ा एक कदम ज़्यादा, एक नहीं 10 कदम ज़्यादा। इसलिए जो वायर्स वगैरह होता है उसमें कॉपर की वायर्स आपने देखी होंगी, सिल्वर की भी वायर्स होती हैं, मतलब एक्सपेंसिव होती है ऑफ कोर्स, लेकिन सिल्वर जो है वो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो राइट आंसर है हमारा सिल्वर। ग्रेफाइट भी है बट थोड़ा कम, उसका लेवल थोड़ा सा कम है। इनमें से नोबल गैस कौन सी है? 6 ही तो नोबल गैसेस है, सबसे राइट साइड में पाई जाती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम सबसे पहली। द गैसेज यूज्ड इन द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ डाइवर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो डाइविंग करते हैं ना समुद्र में, गोताखोर जिनको बोलते हैं, तो जब वो डाइव करते हैं, वो आपने देखा होगा वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास होता है सांस लेने के लिए, तो उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें 1-2 और गैसेस जो होती है वो मिक्स करके उसमें डाली जाती है। ज़्यादा कंपोजिशन तो ऑक्सीजन का होता है, पर उसमें थोड़ी सी गैसेस और डालते हैं। तो ऑक्सीजन तो है ही, है ना, ये ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन उसके साथ और कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए, आर्गन और नियॉन, ये तो हमारी नोबल गैसेस हैं, ये नहीं होती हैं। पीछे बचे नाइट्रोजन, हीलियम, दोनों डाली जाती है। एक ट्राइलेक्स करके कुछ बोलते हैं, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं आ रहा, कुछ ट्राई से है, आगे कुछ आता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हीलियम, ये तीनों गैसेस डालते हैं, उसको ट्राई करके कुछ उसका नाम होता है। लेकिन जो नाइट्रोजन है ये थोड़ा सा, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब गोताखोर बहुत नीचे जाते हैं तो सजेशन दिया जाता है कि नाइट्रोजन गैस उसमें ना हो, इसलिए ऑक्सीजन का हीलियम के साथ जो कॉम्बिनेशन है सबसे सेफ कॉम्बिनेशन है। बट नाइट्रोजन भी होता है, उसको बिल्कुल गलत नहीं बोल सकते, बट ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन एंड हीलियम का है। अच्छा सॉरी, मैंने क्या बोला था, ये दोनों नोबल गैसेस इसलिए नहीं, हीलियम भी नोबल गैस है, लेकिन ये हम ब्रीदिंग के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं,
टीयर गैस, आंसू वाली गैस ना जिससे आंसू आ जाते हैं, इनमें से कौन सी है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड। हाइड्रोजन कार्बाइड क्या है? CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। मीथेन कितना इजी है ना, CH4। हाइड्रोजन कार्बाइड डालते सकते, पता नहीं क्या आ गया है। हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S गैस, क्लोरीन एंड अमोनिया। तो ये तो आपको आता है तो आता है, नहीं तो नहीं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। जो अमोनिया है वो हमारी टीयर गैस है, सिंपल सिंपल। द मोस्ट रिएक्टिव अमंग हेलोजन्स, हेलोजन का बना देते हैं हेलोजन फैमिली। तो ये हेलोजन फैमिली है, ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर, मतलब ये सबसे छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी सबसे ज़्यादा है, नॉन मेटल भी ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फिर हेलोजन फैमिली में कौन हुआ? फ्लोरीन, विदाउट एनी डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये भी वापस देखो, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, P ब्लॉक में हम जाएंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे मतलब उससे उसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा दे। लूज़ करवा दे क्यों? ताकि वो उसका इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कौन है जिसकी सबसे ज़्यादा क्षमता है इलेक्ट्रॉन लेने की? हमने बात करी थी फ्लोरीन। कैसे पता? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मैंने आपको पॉलिंग स्केल बताई थी उससे। इसका 4 होता है, क्लोरीन का 3.5 होता है, ऑक्सीजन का भी 3.5 के लगभग कुछ होता है, आयोडीन का तो बहुत कम होता है, 3 से भी नीचे होता है। तो जो फ्लोरीन है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्टिव भी है, स्मॉल साइज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, दैट्स इट गाइस। 39 क्वेश्चंस हुए हैं आज। 30 नहीं लिए हमने, 39 लिए हैं। कुछ बहुत अच्छे छोटे क्वेश्चंस थे, कुछ बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ अच्छे पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे। सो आप ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।